एवरीवन, सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार जो अपन ने चतुर्थ पाठ अपने शुरू किया था कि किस प्रकार जो राजा होता है, जो राजा है वो उस सर्वदमन जो पुत्र होता है, जो बालक होता है, उसके हाथ में बंधा हुआ रक्षा सूत्र उठा लेता है। तो जो तापसियां होती है वह डर जाती हैं। वह कहती हैं कि इसको उसके माता पिता के अलावा और उसके खुद के अलावा कोई नहीं उठा सकता। ये किसने दिया था? महर्षि मारीच ने। आपको याद रखना है कि किस किस का नाम इसके अंदर आया है, उसको याद रखना है। उनकी भागीदारी क्या थी वो याद रखनी है, और इनमें जो लाइनें बोली हैं वह किसने बोली हैं वह भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे रिलेटेड प्रश्न आ जाए। अब क्या है, राजा क्या बोलता है? अतः ग्रहणाति, अर्थात ग्रहण अति, वो बोल रहा है कि अगर उठा लेता है तो, वह कहता है अगर इस रक्षा सूत्र को कोई उठा लेता है तो क्या होता है। तब प्रथमा तापसी जो होती है वह बोलती है ततस्तम सर्पो भूतवा दशति, अर्थात तब यह सर्प बनकर उसको डस लेता है, या फिर ये जो सूत्र है उसको डस लेता है। तब राजा बोलता, राजा भवतीभ्याम कदाचिदस्याह प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, राजा होता वह बोलता है क्या आप दोनों ने कभी इसका इस प्रकार का विकार देखा है? ठीक है, वो बोलता है कि क्या आपने ये देखा है कि कभी किसी ने किसी रक्षा सूत्र ने से सर्प बनकर डस लिया हो, या फिर इस रक्षा सूत्र ने किसी को डसा हो। भवतीभ्याम अर्थात तुम दोनों ने क्या कभी, कदाचित दस्या अर्थात कभी, प्रत्यक्षीकृता अर्थात प्रत्यक्ष में, विक्रिया इस क्रिया को देखा है। उभे वह बोलती है अनेकेशः अर्थात अनेक बार। तब राजा बोलता है स हर्षम आत्मगतम, हर्ष पूर्वक अपने मन में बोलता है कथमेव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभिनंदामि, वह बोल रहा है तो फिर क्यों ना मैं अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को अभिनंदित करूं। ठीक है, वो बोलता है क्यों ना मैं इसको अभिनंदित करूं, अर्थात अब तो मुझे इस बालक को अपना पुत्र जानकर प्रेम करना चाहिए। वह बोलता है कि इसका मतलब तो ये मेरा पुत्र है, इसीलिए मेरे को इसने सांप बनकर डसा नहीं। ठीक है, इति बालम परिष्वजते, इतना कह करके उस बालक का आलिंगन करता है, अर्थात उससे गले लगाता है उसको। बालक बोलता है मुंच माम, अर्थात मुझे छोड़ दो। यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, अर्थात मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा बोलता है पुत्र मया सहेव मातरम भिन्न दिश्यति, अर्थात मेरे साथ ही अपनी माता का अभिनंदन करोगे। उसको पता चलता है कि इसको जो इसने जन्म दिया है वह मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है, उसको ये चीज समझ आ जाती है। तब वह बोलता है पुत्र मेरे साथ ही तुम चलकर अपनी माता का अभिनंदन करोगे। बालक बोलता है मम खलु तातो दुष्यंत, तब वह बोलता है मम खलु, मेरे पिता तो दुष्यंत है ना, तुम नहीं। राजा सस्मित मुस्कुराकर एष विवाद एव प्रत्यायति, अर्थात ये विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है, अर्थात ये जो संभाषण है, ये जो बात है, वही मुझको ये विश्वास दिलाता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही राजा दुष्यंत हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो ऐसा करके क्या होता है कि वह अपनी पत्नी को मिलता है और वह अपने जो बच्चा है वह अपने पिता को। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखो। बालकः सिंह शिशो किम गणयितुम इच्छति, क्या बोल रहा है ये? बालक सिंह शिशु किम गणयितुम इच्छति, बालक उस सिंह शिशु के क्या गिनना चाहता था? केशान केश, नखान नखून, दंतान दांत, या पादान अर्थात पैर। क्या गिनना चाहता था वो? दांतान अर्थात दांत। बालकस्य किम नाम आसीत, बालक का नाम क्या था? रिपुदमन था, अरिदमन था, दुष्टदमन था, या सर्वदमन था? सर्वदमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति, जो तापसी थी, ठीक है, क्रीडनकम
अर्थात जो तापसी है वह किसके खिलौने को लाने के लिए गई थी? तो वो खिलौना किसका था? जो मृतिका मयूर था वो मार्कंडेय ऋषि का था। किसके द्वारा बनाया गया था? मार्कंडेय ऋषि। जातक कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नामोषधि दताती। ये कह रहा है कि जातक कर्म के समय किसने बालक को अपराजिता नामों की औषधि दी थी? कौन थे वो? दुष्यंत थे, शकुंतला थी, मारीच थे या मार्कंडेय थे? वह थे महर्षि मारीच। ठीक है। तापसी केन पदार्थेन निर्मित मयूरम आनयति। जो तापसी होती है वो किस पदार्थ का मयूर लेके आती है? स्वर्ण निर्मितम, सोने से बना हुआ, ताम्र निर्मितम या तांबे से बना हुआ, काष्ठ निर्मितम अर्थात लकड़ी से बना हुआ, या मृतिका निर्मितम। तो मृतिका अर्थात मिट्टी से बना हुआ था वह। ठीक है। अगले आपके लघुतरात्मक प्रश्न। बालकः कस्य वंशस्य आसीत्। जो बालक था वो किस वंश का था? तो वह पुरुवंश का था। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्। वो बोल रहा है कि जो सर्वदमन के हाथ में जो मणिबंध था, सर्वदमन के हाथ में जो बंधा हुआ रक्षा सूत्र अर्थात मणिबंध था, वो किस लिए बंधा हुआ था या कैसा बंधा हुआ था? मणिबंध था जहाँ पे कुछ बांधते हैं, उसके स्थान पर क्या बंधा हुआ था सर्वदमन के हाथ में? तो क्या बंधा हुआ था? रक्षा करंडकम, जो रक्षा सूत्र था वह बंधा हुआ था। अगला क्वेश्चन। बालकस्य पितुः किम नाम आसीत्। जो बालक का पिता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राजा दुष्यंत। बालकः सर्वदमनः कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। जो बालक सर्वदमन है वह किसके पास जाना चाहता था? किसके पास जाने की इच्छा थी उसकी? माता के पास। अब आपके हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक, इस संस्कृत में आपको निबंधात्मक पूरे पेज का नहीं करना होता, जितना आपको पूछा गया है आप उतना ही करेंगे। तो निबंधात्मक प्रश्न देखिए। अनार्य परदार व्यवहारः इति सुक्ति स्पष्टी कुरुत। यह कह रहा है कि अनार्य अर्थात पर स्त्री परदार व्यवहार से व्यवहार अशिष्टता के व्यवहार जैसा होता है, इस जो सूक्ति है इसको स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो आप इसको संस्कृत के अंदर लिखेंगे अगर आपसे हो सके तो, और अगर आपको लगता है कि इसको आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो आप इसको हिंदी के अंदर भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि पर स्त्री जो है वो कैसे, तो वो आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति में पराई स्त्री के विषय में चर्चा करना अशिष्टाचार माना जाता है। ठीक है। वहाँ तो पराई स्त्री को माता के समान पूजनीय माना जाता है। यही कारण था कि रसदूषण सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है। ठीक है। यह जानकर भी सुस्पष्ट रूप से उस विषय में चर्चा नहीं करता है। उसको पता होता है कि शकुंतला उसकी पत्नी थी और मतलब उसने नाम जाना भी कि शकुंतला है इसका नाम, पर फिर भी उसने मतलब झिझक रखी, वो उसके विषय में चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये उसी की पत्नी है। उसको लगता है कि ये परस्त्री है। ठीक है। बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षाकरण्डकस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। जो बालक सर्वदमन के हाथ में रक्षा करकंड जो बांधा गया था उसकी विशेषता क्या थी? तो उसकी विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता थी कि वह जो रक्षा सूत्र था वह एक तो उसके माता पिता ही उठाकर उसको बांध सकते थे, नीचे जमीन से उठा सकते थे अगर गिर जाता है तो, या वह स्वयं ही उठा सकता था। अगर अन्य कोई उठाता तो वह रक्षा सूत्र सर्प बनकर उसको डस लेता था, और दोनों तापसियों ने यह होते हुए देखा भी था अनेकों बार। तो उसकी यह विशेषता थी। तो आपको लिखना है कि वह रक्षा सूत्र दिव्य औषधि से युक्त था। एक तो वह अपराजिता से बना हुआ था। ठीक है। उस औषधि को भूमि पर गिरने के बाद माता पिता अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं उठा सकता था।
क्या कह रहा है कि उस औषधि को भूमि पर गिरने के बाद उसके माता पिता या उसके स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं उठा सकता था, और यदि उठाता तो वह सर्प बनकर उसको काट लेती थी। तो ये आपको लिखना है। तो अगर आप इसको संस्कृत के अंदर लिखते तो कैसे लिखेंगे? तत् रक्षा करंडकम दिव्य औषधि युक्तम आसीत ताम माता पितरा आत्मनम वा त्यक्तवा, त्यक्तवा अर्थात छोड़ करके, अपर भूमि पतिताम अन्य दूसरा भूमि पर गिरा हुआ ना गृहणाति अर्थात नहीं उठा सकता था। गृहणाति चेद तम सर्पो भूतवा दशति स्म, और अगर उठाता था तो वह सर्प बनकर उसको डस लेती थी। ठीक है, हो गया ये। अगला है ये आपकी उत्तरमाला। अगली है संधि। यहाँ आपको संधि करनी है, तो संधि कीजिए। निम्नलिखितानां पदानां संधि कुरुत, खलु प्लस या धन अयम। अब आपको एक चीज की, इसको संस्कृत के अंदर धन कहते हैं। ठीक है, धन, मूल धन, मिश्र धन वाला धन जो होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, प्लस नहीं कहेंगे। तो खलु धन अयम अर्थात खल वयम, इसको ये होगी खल वयम। उ प्लस अ, उ धन अ मिलकर के व बना। तो कौन सी संधि है ये? यण संधि है। कह धन अस्य, कह धनस्य विसर्ग संधि है, आप इसको नोट करें। विसर्ग संधि आपके आई हुई है। ठीक है, तो को अस्य, इसका बनेगा को अस्य, अवग्रह लगेगा, ओ की मात्रा देंगे, स्य का स्य, तो ये आपकी विसर्ग संधि है, उत्व, ये उत्व संधि। फिर है एक धन अन्वयः, तो इसका होगा एकान्वयः। अ प्लस या धन अ मिलकर आ बन गया, ये गुण संधि है आपकी। मृग धन इंद्रम, तो हो गया मृगेंद्रम। ठीक है, अ प्लस ई ए बना, गुण संधि। सह धन एव सहेव, ये है दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मात्राएं आ गई। ठीक है, जब वृद्धि संधि, सॉरी ये वृद्धि संधि है, अर्थात इसमें आपके स्वरों में स्वरों की वृद्धि होती है। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, या बड़ा ऊ बड़ा ऊ बन जाता है, ऐसे करके इसकी वृद्धियां होती है, तो इसकी वृद्धि संधि है। आगे देखिए, निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्ययम निर्दिशत, ये बोल रहा है कि प्रकृति प्रत्यय अर्थात प्रत्यय कीजिए। तो प्रत्यय हमको निकालने कैसे? रमत्वयम, रम्यत्वम, सॉरी रम्यत्वम अर्थात रम तो है प्रकृति और त्व है प्रत्यय। ठीक है, केसरणी, केसरणी सिंहनी को बोला था ना, तो केसरणी, केसर तो है इसका प्रकृति, और इनी धन नीप इसका प्रत्यय। जनता, जन धन तल। ठीक है, जनता का जन तो आपका प्रकृति हो गया, और ता जो लगा है वो तल प्रत्यय का लगा है। अपराजिता, तो इसका हो गया अ अलग हुआ, फिर परा धन जी, धन त प्रत्यय है, और त के साथ टा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके प्रकृति प्रत्यय। जब हम व्याकरण करेंगे तो उन प्रत्ययों को आराम से समझेंगे, तब आपको पता चल जाएगा इन प्रत्ययों का कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे उपयोग होता है। अब है निम्नलिखितानां पदानां वाक्य प्रयोगम कुरुत, ये बोल रहा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं तो उसके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। क बालः, अब बालः का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? एषः बालः तत्र क्रीडति, अर्थात यहाँ कुछ बालक खेल रहे हैं। आप ऐसे करके इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अपत्य, तस्य अपत्यः इतस्ततः भ्रमति। विषयः, विषय को देश भी बोलते हैं, देश। एषः कलस्य विषयः नास्ति। सर्पः, अयं सर्पः भयानकः वर्तते। ठीक है, ऐसे करके आपको वाक्य के प्रयोग करने हैं, शब्दों के प्रयोग करने हैं। निम्नलिखितानां पदानां समास विधेयम, अब आपको समास करने हैं। तो समास माता च पिता च, माता और पिता, तो इसका क्या होगा?
माताश्च पिता। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हुई? ये हुई आपकी, ये कौन सा समास हुआ? सॉरी, संधि नहीं, समास, द्वंद्व। ठीक है, रामश्च कृष्णश्च, ये भी यही संधि हुई। राजा चासौ ऋषि च, ये भी यही संधि हुई। ठीक है, कैसे? राजा चाशौ ऋषि च तो हो गया राज ऋषि, रामश्च कृष्णश्च हो गया राम कृष्णो, माता च पिता च हो गया माता पितरो, उद्वेगे सहितम तो हो गया सोद्वेगम, सहितम जहां आ गया, ये कौन सी संधि है? ये कौन से समास है? ये है आपका वो अव्ययी भाव समास है, वो वाला ये समास है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये आपका पाठ पूरा हो गया। इतने ही प्रश्न थे इसके अंदर, ये आपका पूरा पाठ हो गया। अब हम अगला पाठ शुरू करेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, और आपको लगता है कि आपको कुछ, हमें कुछ और ऐड करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। रोजाना क्लास लें। बहुत बहुत धन्यवाद।